आज के आपके करंट अफेयर्स 28 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप की लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, पहले उनके बारे में बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है सबसे पहले तो एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल एग्जिस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, चलो अलग शीट पे समझाता हूं पूरे पूरे। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल एग्जिस्ट करता है जो स्पेसिफिकली इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादातर पॉपुलेशन के द्वारा बोली गई लैंग्वेजेस बारे बात करता है। ये शेड्यूल कौन सा है? 8th। ठीक है, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस दी हुई है? 22 लैंग्वेजेस। ये 22 लैंग्वेजेस इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बोलती है, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में समझा गया है। अब ये 22 के अंदर सिर्फ एक इंडिया के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज है जो बोली जाती है पर इसके अंदर नहीं है, मतलब जो पॉपुलरली बोली जाती है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को ये नहीं इंक्लूड करता। देखो, इसके अंदर हमने सारी इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेजेस डाली हुई है, ठीक है, पर इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है, वो है 22, और इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? इंग्लिश। इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 22 लैंग्वेजेस क्यों डाली गई थी? आपके ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा पूरा एक चैप्टर एग्जिस्ट करता है, चैप्टर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं पार्ट। वो आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज बारे। ये 22 लैंग्वेजेस क्यों डाली गई हैं उसमें? ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया की है हिंदी, और ये 22 लैंग्वेजेस के साथ यही चीज जोड़ी गई है कि ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इन्हें यूज किया जाएगा और इसके थ्रू हिंदी को एनरिच किया जाएगा और पूरे इंडिया में हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज प्रमोट की जाएगी। ठीक है, एनरिच करने का क्या मतलब है कि देखो, ये जितनी 22 लैंग्वेजेस हैं इनमें से जो भी इनकी वर्ड्स हैं, कुछ लोकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं वो उठा उठा के हिंदी के अंदर डाले जाएंगे। हिंदी की डिक्शनरी ऐसी बनाई जाएगी कि सबको अपनी ही लैंग्वेज से एसोसिएटेड लगे, और फिर क्या होगा, हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज हम इंडिया के अंदर ओरिजिनेट करवाएंगे। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 1950 में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब क्या हुआ था आपके 1950 की बात करें, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, तब ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के चैप्टर में ना दो लैंग्वेजेस थी, एक थी हिंदी और एक थी इंग्लिश। इंग्लिश पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमने इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सपायरी डेट ऑलरेडी डाली हुई थी। एक्सपायरी डेट थी 1964। देखो हुआ क्या था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे बनाने के लिए जो लोग जहां पे इकट्ठे होते हैं उन सबको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में पहली बारी बैठी थी और उन्होंने काम खत्म किया था 1949 में जाके, और 26 जनवरी 1950 को जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। पहले 2050 बोलना लगा था, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यहां पे हर चीज, हर टॉपिक के ऊपर ना बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं कि ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसी सारे डिस्कशन। इस डिस्कशन का एक मुद्दा ये भी था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हम किसे बनाए। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम एक कॉमन लैंग्वेज के लिए ना एग्री ही नहीं किए, तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कई बार ये कंफ्यूजन जगह जगह है कि हिंदी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आपकी एनसीईआरटी की किताबों में भी ये गलत इंफॉर्मेशन स्कूल से आपको पढ़ाई गई है, पर ये गलत इंफॉर्मेशन है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और
2 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे शुरू की गई थी 1950 में, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो हिंदी के लिए एग्री नहीं करता, वो ज्यादा परसिस्टेंट थे कि इंग्लिश रहनी चाहिए, ठीक है, और जो आपकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो चाहती थी हिंदी फैल जाए। तो एक कॉम्प्रोमाइज सा बन गया, और कॉम्प्रोमाइज में हमने 22 लैंग्वेजेस वहां पे लिख दी, और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों बोली, और ये बोला कि हिंदी लैंग्वेज सरकार लॉन्ग टर्म में आपकी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट भी करेगी ताकि ये पूरे इंडिया में फैले, हर कोई बोलने लगे इसे, और ये 22 लैंग्वेजेस से इसे एनरिच भी करेगी, ठीक है। और इसी के साथ में ये जोड़ा गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह से सिर्फ एक टेम्पररी लैंग्वेज होगी, जो 15 साल बाद 65 में एक्सपायर हो जानी थी, मतलब 64 को मैं साल क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। 15 साल के लिए वैलिड होनी थी, 15 साल बाद इंग्लिश खत्म हो जानी थी, और पूरे इंडिया की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी रह जानी थी। 65 में एक्सपायर हो भी गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तभी मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, वो हिंदी ही है। पर आपके 1963 से ना साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा ये इश्यू हाईलाइट होने लगा, दंगे भड़कने के हालात आ गए कि हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी के चलते हुए आपके पार्लियामेंट को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाना पड़ा, एक अलग से कानून बनाना पड़ा, ये 1964 में आया था। इस कानून के द्वारा अभी भी इंग्लिश आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एग्जिस्ट करती है, पर वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, वो एक अलग कानून है। देखो ये जो आपके पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ किताब है, ये हर एक्ट मान लो कि ये अलग अलग पेज है, तो ये अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, इनका उससे डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब उसके पार्ट नहीं है ये। इसी कारण कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आती है उससे हम कह देते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो चीज एक्ट के थ्रू आती है उसे कह देते हैं वो स्टैट्यूटरी है, ठीक है। तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, पर एज अ स्टैट्यूटरी लैंग्वेज। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है। वैसे हमारी 22 लैंग्वेजेस अलग भी एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हम कह देते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, क्योंकि शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है इसलिए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब इंडिया के अंदर अगली चीज, अब जो इसके बाद आई, देखो इंडिया के अंदर ना कुछ लैंग्वेजेस बहुत ही पुरानी है, ठीक है। जैसे तमिल को एक्चुअली दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज समझा जाता है। तमिल क्यों नहीं मानते हिंदी के लिए? जो तमिलनाडु में लैंग्वेज बोली जाती है तमिल, तमिल हिंदी से बहुत ज्यादा साल पुरानी है। ये इसके सबूत एग्जिस्ट करते हैं कि तमिल लैंग्वेज बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। इवन जो उसके बाद जो आसपास की स्टेट्स में लैंग्वेजेस बनी आपकी तेलुगु, कन्नड़, ये भी काफी पुरानी लैंग्वेज है। मतलब अगर स्पेसिफिकली तमिल की बात करो, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, सबसे पुरानी लैंग्वेज जिसका ग्रामर बन गया, प्रॉपरली लिखी जाने लगी, उन लैंग्वेजेस में से तमिल सबसे पुरानी है, ठीक है। तो ये इसके कारण अब गवर्नमेंट ने एक और भी चीज क्रिएट करनी शुरू की। देखो ऐसी लैंग्वेजेस को बचाना, प्रिजर्व करना जरूरी है जो बहुत ही पुरानी है इंडिया में, तो उसके लिए एक सरकार ने और चीज निकाली जिन्हें कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये करंट अफेयर क्यों सारा का सारा कहां से आता है? देखो आपके कल प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे तमिलनाडु में जाके, उन्होंने तमिल को यही इसी चीज से रेफर किया है कि वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज है। तो अपने आप में इस न्यूज में कहीं नहीं लिखा क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, पर वही बात है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली तो ये लाइन है, पर उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये लैंग्वेजेस की तरफ जाता है, इसकी तरफ जाता है। हम जब पॉलिटी के अंदर पार्ट पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, ठीक है, लैंग्वेज ऑफिसर का, ऐसी सारी चीजों की तरफ हमें ये वाले पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिन्होंने इस साल के पेपर में अपीयर होना है उनके लिए एक चीज खासकर बता दूं, जैन से लेके मई तक जो करंट अफेयर आते हैं, मतलब ये जो अब करंट अफेयर्स आएंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं पेपर में। तो पर हर चीज को इनडायरेक्टली ड्राइव किया करो। तो ये अब क्या कहते हैं, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला चैप्टर, ठीक है, लैंग्वेज ऑफिसर वाला चैप्टर, वो एक बार दोबारा से पढ़ना आज ही जाके, ठीक है। अब से सारी चीजें साथ के साथ पढ़ना शुरू कर दो,
जिन्होंने अभी पॉलिटी नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, मतलब जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है वो जब अगली बार कवर करेंगे तब ऐसी चीजें याद रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीडिंग होगी तुम्हारी पॉलिटी, फिर तो इस टाइम इंडिया में 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल स्टेटस होल्ड करती है इंडिया में। सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को ही मिला था 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु भी 2008, फिर मलयालम 2013 और उड़िया 2014, ठीक है। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु के एरिया में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में, ठीक है। तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मलयालम बोली जाती है केरला में, ठीक है। मलयालम बोली जाती है केरला में, और उड़िया तो क्लियर ही है उड़ीसा से, ठीक है। कईयों के तो चलो स्टेट के नाम के अंदर ही है वो, और बाकी जैसे मलयालम अक्सर, हाँ जी निधि, ये ईयर भी याद रखने पड़ेंगे आपको। एक स्पेसिफिक प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अरेंज करो कौन सी लैंग्वेज पहले से लेके बाद में क्लासिकल लैंग्वेजेस के स्टेटस में हासिल की गई, ठीक है। देखो आपकी जो करंट अफेयर की अल्टीमेटली मैगजीन्स भी बनती है, ये भी होता है, इनके अपने आप में तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहली नोट्स है, पर ये जितना प्रिसाइज हो सकते हैं ये उतने प्रिसाइज है, इससे शॉर्टकट मत मारना, इनके अंदर जो लिखा है वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन्हें रिकॉग्निशन मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, उसकी गाइडलाइंस है किस लैंग्वेज को क्लासिकल बोला जा सकता है। देखो सबसे पहले तो उसके रिकॉर्ड 1500 से 2000 साल पहले पुराने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करने चाहिए कि लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो तभी तो पुरानी लैंग्वेज होगी, जैसे 2000 साल के करीब 1500 से 2000 साल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हो जो बहुत ही वैल्यूएबल हो उस लैंग्वेज के बोलने वालों को, मतलब उस जमाने के कोई टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हो जिसे बहुत सारे लोग पढ़ते हो या मानते हो उन टेक्स्ट को, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद लिटरेरी ट्रेडिशन भी ओरिजिनल, देखो वहां पे जो सारी चीजें लिखी गई, लिटरेरी ट्रेडिशन का मतलब है कि जो वहां के ऑथर्स ने लिखा है, पोएट्स ने लिखा है, उनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस में भी चीजें लिखी हो। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज जैसे आज इंग्लिश की बहुत सारी, जैसे हिंदी की बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बंगाली में बहुत सारी पोएट्रीज लिखी, हमने उठा के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ली है, पर एक्चुअली उन सारे पोएम्स का इंग्लिश में फ्लेवर थोड़ी रहता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में किस वर्ड को उन्होंने किस सेंस में बोला था वो इंग्लिश में वो बात तो रहेगी नहीं। तो बात क्या है, अब इंग्लिश में तो कॉपी मारा गया ना, ओरिजिनल तो वो बंगाली था, तो ऐसे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो एग्जिस्ट करे उस लैंग्वेज के, अगर उसे क्लासिकल बनना है, ठीक है, और दूसरे से बोरोड ना हो, ठीक है। तो ऐसे सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, वो पहले से बिल्कुल अलग रूप लेके चल रही है, ठीक है। देयर मे बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स। देखो जो पहले ओरिजिनल फॉर्म थी और आज मॉडर्न सोसाइटी से डायरेक्टली मेल ना खाती, देखो होता क्या है, लॉन्ग टर्म में लैंग्वेजेस इवॉल्व होती है, जो अगर एग्जैक्टली लैंग्वेज आज से मैच कर रही है फिर तो वो लैंग्वेज पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी तो लॉन्ग टर्म में, देखो हम जो बोलते हैं हम कभी भी हिंदी नहीं बोल रहे, अभी मैं भी हिंदी नहीं बोल रहा, मैं एक तरीके से इंग्लिश बोल रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जैसे वर्ड ही बोला मैंने, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसे इंग्लिश है। अब मैं कहूं कि हिंदी लैंग्वेज पुरानी, हिंदी तो अपने आप में सारे वर्ड्स हिंदी के होने चाहिए ना, जो ये बीच में इंग्लिश घुसाई है ये तो रिसेंट टाइम में आई है, ठीक है। तो इस तरीके से ओरिजिनल लैंग्वेज जो होगी वो अपने आप में डिस्टिंक्ट हो और उसका अपना मॉडर्न वर्जन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है या बिल्कुल अलग पाथ पे चल दिया हो सकता है, पर उसका ओरिजिनेशन वहां से होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अब उसके बाद अगर किसी लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के साथ उस लैंग्वेज में, जिन्होंने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, कुछ लिखा है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च की है, ऐसी चीजें। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज, उस लैंग्वेज की स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूट अलग से बनाया जाता है, ठीक है। और आपकी जो यूजीसी है उसे
requested to create start with least central universities professional chair for the classical language. उसके लिए एक अलग कोर्स शुरू करो. किसी ने लेट्स सपोज तुम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके तमिल पढ़ना चाहते हो तो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वहां पे उसके प्रोफेसर होने चाहिए, उसका रिसर्च मटेरियल होना चाहिए, वो पर्सन वहां पे आके पूरी तमिल लैंग्वेज, तेलुगु और जितनी भी हैं, संस्कृत, किसी भी ने पढ़ना चाहे वो पढ़ सके. ठीक है, जैसे किसी ने पूरी संस्कृत के ऊपर करनी है उसकी भी डिग्रीज अवेलेबल है. ठीक है, इस तरीके से. सेकंड करंट अफेयर है आपका HAL AMC. HAL का फुल फॉर्म क्या है? सोनम जी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 लैंग्वेजेस में है. ठीक है, अलग अलग कॉपीज हैं, हिंदी में भी एग्जिस्ट करता है वो, इंग्लिश में भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश में बनाया गया, फिर उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया गया. तो दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है ओरिजिनली. उसके बाद हुआ भी क्या था, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद आपके ना अमेंडमेंट होती रही है, चेंजेस होती रही है. तो आपके इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज आ जाते थे, बदला जाता था. हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ओरिजिनल था ना वैसे का वैसा पड़ा रहा. पर अपने कोर्ट जाना है, कोई अपने राइट्स मांगने हैं, तो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम लेके जा ही नहीं सकते, वो तो बदल ही गया. अब तो इंग्लिश का वैलिड हो गया था. इसी कारण सरकार ने ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के चलते हुए सरकार ने ये ऑर्डर भी पास किया था. मतलब वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है ना, उसके अंदर एक ये भी प्रोविजन डाला गया सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ना, वो तभी उसका नाम इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज. तो उसमें हिंदी को भी कैसे प्रमोट करना है उसके भी प्रोविजंस है. उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मेक श्योर करेगा कि आपके हर टाइम जब भी कोई चेंज आएगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड हो, दोनों में चेंज हो, और उनका टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए. ठीक है, क्योंकि लेट्स सपोज हिंदी में कुछ और मीन कर रहा है, इंग्लिश में कुछ और मीन कर रहा है, फिर तो कोर्ट किसके बेसिस पे जज करेगा. ठीक है, तो इसके कारण आपके दोनों का मतलब सेम रहना चाहिए, चाहे वर्डिंग के टेक्स्ट में चेंजेस लेके आओ, मतलब सेम रहना चाहिए हमेशा. क्लियर है? अब सेकंड करंट अफेयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का AMCA. ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. ये सबसे पहले तो HAL, आपने इस कंपनी को और किस प्रोग्राम में सुना हुआ है? एरोनॉटिकल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में कभी सुना है? कोई चीज बनाई है इन्होंने? तेजस एयरक्राफ्ट इनका ही बनाया हुआ है. ये एक सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट आपका डेवलप किया. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है. और इनकी दूसरी चीज क्या है, देखो आपके HAL को ओरिजिनेशन कहाँ है, मैं वहां से बताता हूं. जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी ना, आजकल वैसे भी वर्ल्ड वॉर ट्रेंड कर रही है थोड़ी. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में बताता हूँ. देखो हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, जर्मनी ने ब्रिटेन की बुरी हालत करके रख दी थी. एक साइड पे जर्मनी ने बुरी हालत करके रख दी थी, दूसरी साइड पे जापान में. तो आपके ब्रिटेन इतना ज्यादा यूरोप की लड़ाइयों में बिजी हो गया था कि इधर से जापान से ना हारते जा रहे थे वो बुरी तरीके से. उधर भी कोई जीत नहीं आ रही थी, पर सारी रिसोर्सेज वही यूरोप में लग रही थी. अब यहां पे सिंगापुर, मलेशिया, धीरे धीरे सारी जगह से इनका कंट्रोल छूटता जा रहा था. तो जरूरत थी कि यहां पे भी अब देखो लड़ना है तो तुम्हें इक्विपमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. इसके चलते हुए आपके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ना, इंडिया के अंदर ये जो आज आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज देखते हो ना, जो सरकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के चलते हुए ब्रिटिश ने इंडिया में लगवाई थी, ताकि इंडिया के अंदर जीप, ट्रक्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स सब यहीं पे बना के वो अपनी एशिया की लड़ाई जारी रख सके और जापान के खिलाफ. ठीक है, अब जब ब्रिटिश गए 1950s में ना, इंडिया के पास एशिया का सबसे बेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री अवेलेबल थी. ये तो हमारे लीडर्स उस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करवा पाए और उनकी विजन नहीं थी डिफेंस को लेके. ठीक है, लिटरली आपके उस टाइम के लोगों की स्टेटमेंट्स हैं. 1950 में इंडिया ये सोचता था, देखो पाकिस्तान के साथ हमारा पीस हो गया, अब उसके साथ लड़ाई नहीं होगी. चाइना हमारा दोस्त है, उसके साथ भी लड़ाई नहीं होगी.
इंडिया एक गांधी देश बनेगा, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हमने डिफेंस सेक्टर को निग्लेक्ट कर दिया। पर नहीं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन्होंने एशिया का सबसे पहला सेल्फ मेड प्लेन खुद बनाया था इन्होंने, ठीक है, और बहुत अचीवमेंट्स हैं इनकी। ऐसे ही जो आपकी बाकी सारी की सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है ना, बहुत ही वेल सेटअप था इंडिया के पास, बस वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म में इसी कारण बर्बाद हो गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी भी धीरे धीरे देखो फंडिंग नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, कोई विजन नहीं है, तो धीरे धीरे ये भी खो गए थे। पर कुछ सालों में इन्होंने रिटर्न किया, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट बनाया। अब अगली जो मेन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है वो है एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। देखो जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो भी इन्होंने बनाया है, पर वो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब अगला जो बन रहा है वो है मीडियम। ये होता है वेट के अकॉर्डिंग, ये कितना खुद वे कितना करते हैं और ये कितना वेट उठा सकते हैं, कितने वेपन्स कितने मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी अपना खुद का बनाया हुआ कोई एयरक्राफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता जो इस कैटेगरी में आता हो। इसी कारण हमें ये जो Su-30 MKI ये हमने रशिया से खरीदे हुए हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है, और अब रफाल जेट भी आ रहे हैं। ये जो सारे प्लेन्स हैं वो इसी कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ये प्लेन्स अभी तक हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। अगर खुद बनाएंगे एक तो प्लेन सस्ते पड़ेंगे, दूसरा तभी तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगी, ठीक है। इसी के चलते हुए अब HAL धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कॉम्बैक्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए खुद बनाना चाहता है। अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो बना पाई हैं। एक है अमेरिका, कौन सा, F-35 बारे, अमेरिका के F-35 प्लेन बारे आपने सुनाओ। अमेरिका का सबसे एडवांस प्लेन है F-35, ठीक है। ये 5th जनरेशन क्या होती है ये मैं पहले बताता हूँ कि 2 कंट्रीज ही क्यों बना पाई हैं, ठीक है। पर इन दोनों कंट्रीज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का मतलब देखो, हर जनरेशन जब एयरक्राफ्ट शुरू हुए थे बेसिक एयरक्राफ्ट बस उड़ पा रहे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन थी। धीरे धीरे उनकी कवरिंग आई कर करके 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है ना, ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर खासकर फोकस करते हैं, वो है स्टेल्थ। स्टेल्थ होता है रडार पे ना दिख पाना। ऐसे एयरक्राफ्ट के डिजाइन्स बनाओ, उन्हें ऐसा पेंट करो, ऐसा मटेरियल यूज करो कि या तो वो रडार पे दिखाई ना दे या उनका रडार के ऊपर मिनिमम सिग्नेचर हो। मिनिमम सिग्नेचर का मतलब बहुत ही लाइट सा डॉट शो, अनडिटेक्टेड ही चले जाए, ठीक है। प्रॉपरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तक सिर्फ अमेरिका बना पाया F-35, पर उन्हें इस प्लेन को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए, ठीक है। दूसरा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो रशिया के पास है, वो है आपका Su-57, ठीक है। Su-57 की बहुत सारी कमियां हैं, वो प्रॉपरली बना नहीं है, तभी इंडिया ओरिजिनली रशिया के साथ मिलकर बना रहा था Su-57 को। इंडिया विड्रॉ करके इससे, क्योंकि रशिया ने एक तो प्राइजेस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा रखे थे, और दूसरा उस एयरक्राफ्ट का इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि वो काम कर सके बस। पर और बहुत कैपेबिलिटी है, तो लिटरली हवा के अंदर एक ही जगह खड़ के 360 मार सकता है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सेंस में अब इंडिया अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। बस इंडिया को ना देखो, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इवन तेजस के टाइम एक ही प्रॉब्लम हमें मेन फेस करनी पड़ती है। हमारे पास ना एक चीज हम बना नहीं पा रहे हैं, वो है खुद इंजन नहीं हम बना पा रहे हैं एक अच्छा ऐसा इंजन जो इन्हें अच्छे से पावर दे सके। तो अभी भी न्यूज इसी चीज की थी, इंडिया और फ्रांस एक डील कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें फ्रांस के थ्रू हम ये 5th जनरेशन के लिए इंजन खरीदेंगे। बाकी सारा प्लेन हम खुद बनाएंगे, पर इंजन वहीं से आएगा। इंजन हमारे DRDO ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक अच्छे से इंजन नहीं बना पाए। इवन आपके जो तेजस के अंदर इंजन है वो अमेरिका से आता है, ठीक है, वो इंडियन मेड नहीं है। तो हम इंजन की टेक्नोलॉजी में अभी तक फेल हो रहे हैं, वो हमसे बन नहीं पा रही। पर बाकी डिजाइन और ये सब कुछ शुरू हो चुका है, और ये प्रोग्राम
पहला प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक पहला प्रोटोटाइप बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्लेन बनना शुरू हो रहा है, अभी डिजाइनिंग पूरी हुई है, अब मटेरियल टेस्टिंग चल रही है, सब कुछ। पहला प्रोटोटाइप 2028 तक आ जाएगा। इसके दो वेरिएंट्स बनने हैं, एक तो एयरफोर्स के लिए और एक नेवी के लिए। ठीक है, तो दो वेरिएंट्स बनेंगे। नेवी को अलग वेरिएंट क्यों चाहिए? सेम ही प्लेन क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? जैसे आपके अमेरिका में भी जो F-35 है ना, F-35 के 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, A, B और C। नेवी के लिए अलग, मिलिट्री के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग। ठीक है, हम मिलिट्री के लिए नहीं बनाते क्योंकि हम कंबाइंड यूज ही देख रहे हैं उनका अभी के लिए। ठीक है, हमारा डिफेंस बजट इतना बड़ा नहीं है। नेवी के लिए पर अलग से क्यों बना रहे हैं? देखो नेवी की रिक्वायरमेंट देखो, नेवी को ऐसे प्लेन चाहिए जो शॉर्ट पाथ पे टेक ऑफ कर सके एयरक्राफ्ट कैरियर से। जो एयरफोर्स के प्लेन्स होते हैं उनके नीचे वो कभी हल नहीं होता कि वो इतनी छोटे से जगह पे लैंड कर सके, उन्हें बड़े रनवे चाहिए जहां से वो टेक ऑफ भी कर सके और लैंड भी कर सके। नेवी के लिए इस कारण ये जो लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम होता है ना, ये अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर तुम पूरे समुद्र के अंदर एक एयरशिप लेके घूम रहे हो, पर वो एयरशिप हद से ज्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती, ये तो दुश्मन दूर से देख के कहीं से भी उड़ा देगा। तो इस कारण वो शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके बनाया जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी 15,000 करोड़ के करीब सोची जा रही है। एएमसी एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ ऑल वेदर स्विंग रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ठीक है, अब ये सारी फैंसी टर्मिनोलॉजीज क्या है? सिंगल सीट तो पता ही है, एक पायलट बैठेगा, दो नहीं बैठेंगे। ट्विन इंजन है, जैसे आपका जो तेजस है वो सिंगल इंजन है, तभी वो लाइट है। ये ट्विन इंजन होगा, ज्यादा पावरफुल इंजन है। ठीक है, ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। क्लियर है? तो इस कारण ये स्पीड के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती है ट्विन इंजन। फिर स्टेल्थ, अभी आपको बताया, ऑल वेदर कंडीशंस के अंडर ऑपरेट कर सकता है, चाहे हवा आपकी थिन हो, जैसे हिमालयास, हायर हिमालयास में हवा पतली हो जाती है। ठीक है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जब समुद्र के पास ऑपरेट करेंगे वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ये ऑल वेदर ऑपरेशन के लिए होगा। ठीक है, स्विंग रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ये देखो ये 5th जनरेशन की अलग चीज है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लिटरली क्या है, नहीं तो जब भी आपकी एयर टू एयर कभी बैटल होने लगती है ना, होता क्या है, दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे होते हैं। अब यही होता है कि कौन किसके पीछे लग जाए ताकि वार कर सके उसके। स्विंग रोल, ये जो प्लेन्स हैं, ये 5th जनरेशन की खासियत है, ये लिटरली तुम जा रहे हो, तुम लिटरली प्लेन को वही घुमा सकते हैं, तो पूरा पूरा 360 बार करते हैं स्विंग रोल। ठीक है, तो तुम लिटरली, तुम्हारे पास प्लेन आए, तुम घुमा के उसके पीछे आ सकते हो और फिर उड़ा दोगे। तो इस कारण ये जो प्लेन बनाने की कैपेबिलिटी है, इसे हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपका स्विंग रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। क्लियर है? अगला आपका करंट अफेयर है स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम अब क्या है? अब लेटेस्ट दोबारा करंट अफेयर में आ गया, रशिया को लेके। आपके अमेरिका और ये सारे के सारे जितने वेस्टर्न एलाइज है ना, ये एक तरह से इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं कि अमेरिका को किक आउट कर दें स्विफ्ट सिस्टम से। अब ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या? देखो, आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, कोई भी जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी की सारी एक कॉमन प्रोसेसिंग सिस्टम से होती है। हर सेंट्रल बैंक के, उससे सेंट्रल बैंक और आगे उनकी जो ब्रांचेस हैं, सारी की सारी एक दूसरे से, जितने हेड ऑफिस हैं, जैसे आरबीआई के जितने इंडिया में सेंटर है, ये सारे स्विफ्ट से कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे सारे के सारे सेंट्रल बैंक से एक नेटवर्क है। कोई भी, जैसे आपने यहां से लेट्स सपोज आपको ऑनलाइन कुछ ई कॉमर्स साइट पे पसंद आया, आपने तो ट्रांजैक्शन कर दी, अब वो अमेरिका की साइट थी लेट्स सपोज, अब तुम्हारे पैसे अमेरिका तक कैसे पहुंचेंगे? पहली बात तो दोनों की करेंसी अलग अलग है। दूसरा, क्या ये ट्रांजैक्शन तुमने ही की है या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रही है? ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए ना, स्विफ्ट एक तरीके से ये लगा लो कि एक मैसेजिंग ऐप है, जो एक सेंट्रल बैंक से दूसरे सेंट्रल बैंक को मैसेज सेंड करता है, और इसी के बीच में वो इस पूरी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल कर देता है कि ये ट्रांजैक्शन सही हो रही है या गलत हो रही है। जैसे आपके ना बांग्लादेश के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर का ना स्कैम होने वाला था, वहां पे हुआ क्या कि जो उनके सेंट्रल बैंक है, ये नॉर्थ कोरिया ने, उनके नॉर्थ कोरिया और कैसे पैसे कमाता है वैसे चोरी कर लेता है। नॉर्थ कोरिया के एक बारी हैक मारा
उनके सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है, उनके सिस्टम्स के अंदर ऐसे ईमेल भेजी एक एम्प्लॉय को, उस ईमेल के अंदर था वायरस, वायरस सिस्टम के अंदर आ गया। अब सेंट्रल बैंक के अपने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उसमें से एक ना होता क्या है, एक प्रिंटिंग रूम होता है जिसमें जितनी देश की ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो प्रिंटर सारा दिन चलता रहता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स बनाता जाता है, वो रिकॉर्ड्स लगातार ऑडिट होते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा। उस वायरस के साथ उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि देखो कोई वेरीफाई ना कर पाए, मशीन खराब कर दी, तो मशीन काम करनी एक बारी बंद कर दी। वो था थर्सडे का दिन था, ठीक है, उन्होंने, हैकर्स बहुत ही सोच समझ के अटैक करते हैं, थर्सडे का दिन था, उन्होंने कहा शाम को होगी थी, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिपेयर कर देना फिर देख लेते हैं। वो सारी रात भी मशीन चलती रहती है, अगले दिन आके वो फिर से रिव्यू कर लेते हैं, वो सब कुछ चलता रहता है। अब इस्लामिक कंट्रीज में फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो छुट्टी आ गई, और उन्होंने वो ऐसा वीकेंड चुना था जहां पे सैटरडे और संडे कोई और फेस्टिवल था, तो एक लॉन्ग वीकेंड था। इस लॉन्ग वीकेंड में उन्होंने क्या किया कि आपके सेंट्रल बैंक के कंप्यूटर से, ये स्विफ्ट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ना आपको सिक्योरिटी कोड चाहिए होता है, वो सिक्योरिटी कोड चोरी कर लिया और बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में से बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन डाल दी जाने के लिए, ठीक है, जगह जगह पूरी दुनिया में फेक अकाउंट्स खुलवाए, वहां के लिए ट्रांजैक्शन करते। पर आपके देखो, इसमें बांग्लादेश ने अभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर खोए थे, पर बिलियन नहीं खोए। क्यों? क्योंकि आपके 95% ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम ने रिजेक्ट कर दी, ऑन होल्ड डाल दी, मतलब रिजेक्ट नहीं की थी, ऑन होल्ड डाल दी कि कोई ह्यूमन आके इसे चेक करे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अकाउंट थे जिनमें 100 डॉलर कभी डाले गए थे, पर 2 साल 3 साल से वो अकाउंट डॉर्मेंट पड़े हैं। अब अचानक ही उन अकाउंट्स के अंदर 10 मिलियन 50 मिलियन अचानक ही आ रहे हैं, ठीक है, तो स्विफ्ट सिस्टम ऐसी चीजों को कैच कर लेता है और वो साथ के साथ ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को रोक देता है। तो इसी के कारण बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये दुनिया का सबसे सिक्योर बैंकिंग सिस्टम माना जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक हर साल इसके बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण इसकी सिक्योरिटी को हर साल अपग्रेड किया जाता है, और तभी नेशनल ट्रांजैक्शंस का फ्रॉड होने से बच जाते हैं, ठीक है। नहीं तो सारा पैसा तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, रास्ते से कोई भी उठा के ले जाए, कोई भी बीच में हाथ मारे पैसा निकाल दे। तो ये जो चीज है सारी सारी स्विफ्ट के थ्रू जो पास होती है वैसे, तो जैसे आपने सेंड किया, स्विफ्ट अपने पेमेंट कंट्रोल की तरफ जाता है, ठीक है, वहां पे कॉपी करता है, अगर वहां पर ट्रांजैक्शंस ठीक साबित हुई फिर रिलीज या अबॉर्ट की कमांड दे देगा। अबॉर्ट का मतलब है रिजेक्ट कर देना, नहीं तो रिलीज कर दी पेमेंट। तो इस तरीके से आपकी कंट्रीज के बीच में पैसा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्विफ्ट सिस्टम है। कोई भी डाउट यहां तक? तो ये था आपका आज का लेक्चर।